गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है क्विक रिवीजन पूरे बैंक अकाउंटिंग चैप्टर का। सीएमए इंटर में ये पूछा जाता है, सीआईपीसीसी में भी आता है ये। ठीक है, तो सारे टॉपिक सारी वैरायटी अपने इसमें कवर कर रहे हैं और क्विकली देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सी वैरायटीज है इसके अंदर और कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपका जो टॉपिक बैंक में है दैट इज इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, कि अगर कोई डेट डाउटफुल हो जाता है तो उसके इंटरेस्ट का बैंक क्या ट्रीटमेंट करती है। ओके, तो उसके रिलेटेड ये टॉपिक है। चलिए, रीड द क्वेश्चन। व्हाइल क्लोजिंग द बुक ऑफ अकाउंट वंजारा कमर्शियल बैंक 31 मार्च को उन्हें पता चला, मतलब उन्हें पता ही था कि उनके पास एक लोन है 80,000 का जो एक कस्टमर को दिया था जिसका नाम है फिलिप। मतलब लोन अमाउंट कितनी है? 80,000। और उसके बाद लिखा है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउट एंड बैड है, मतलब कि कभी भी पार्टी लुढ़क सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है, ऐसा उनको डाउट गया। 31 मार्च को पता चला कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 18% और उस ऊपर वाले लोन पे 5 महीनों का इंटरेस्ट बाकी है। और बैंक ने ये लोन देते वक्त 90,000 रुपए की एक मशीन गिरवी रखी थी फिलिप से, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे। 20 मई 2012 को फिलिप जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। बैंक के पास जो मशीन बची थी उसको 50,000 रुपए में बेच दी बैंक ने, और जो अमाउंट रिकवर होनी थी कर दी। उसके बाद भी 18,800 का और पेमेंट मिला। जो भी फिलिप था उसके रिसीवर से 18,800 मिला इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, और उन्होंने पूछा है कि भाई आप जर्नल एंट्री पास कीजिए एंड फॉलोइंग अकाउंट हमको प्रिपेयर करने को बोला हुआ है। ओके, चलिए, तो ये सम करने के लिए सबसे पहले अपने को करनी है एक वर्किंग। बहुत ही सिंपल वर्किंग है। आपको सबसे पहले लिखना है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपके ओरिजिनल लोन अमाउंट। उसमें आपको इंटरेस्ट एलिमेंट प्लस कर देना है। आपको मिलेगा टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैंक के व्यू पॉइंट से। तो क्वेश्चन में 80,000 रुपीज का लोन था और वहां पे उन्होंने बोला था कि 5 महीनों का इंटरेस्ट बाकी है और इंटरेस्ट का रेट अपने को दिया हुआ था 18%। तो इंटू 18% इंटू 5/12 करेंगे तो यू विल गेट द अमाउंट 6,000। सो टोटल इंटरेस्ट मिला के कितने पैसे बाकी है? 86,000। अब इस 86,000 में बैंक ने वो मशीन को बेच दिया और मशीन बेचने से बैंक को कितनी रिकवरी हुई? 50,000 की। मतलब 86 मांग रही थी बैंक, 50,000 की मशीन बेच दी और फिर बोला कि 18,800 रुपीज और मिले। सो टोटल जो अमाउंट रिकवर्ड हुई है दोनों को मिला के दैट इज 68,800। टोटल 86,000 मांग रहे थे और कितना अमाउंट रिकवर हुआ? 68,800 का। अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करें तो 68,800 डिवाइड बाय 86,000 इंटू 100, तो वी कैन से दैट कि दिस इज 80%। रिकवरी कितनी हुई है? 80% इन टोटल। तो जब रिकवरी 80% हुई है तो आपको बाकी सारी अमाउंट का भी क्या कर देना है? 80% कर देना है। तो 80,000 का 80% 64,000, 6,000 का 80% 4,800, और टोटल कितना हो गया? 68,800। अब आप देखो कि 80,000 का प्रिंसिपल था, उसमें से 64,000 आपको मिल गए, तो कितने नहीं मिले? 16,000। और इसको कहा जाता है बेड डेट्स। बेड डेट्स कभी भी टोटल पे नहीं होगा, बेड डेट्स प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है। ये आपका पैसा था जो आपने लोगों को दिया हुआ है, और उसमें जब आपको पैसा नहीं मिलता तो उसको बेड डेट्स कहते हैं। इंटरेस्ट जो है, अगर वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा तो अगर आप उसको बेड डेट्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा इनकम है जो आप अपने प्रिंसिपल पे कमा रहे हैं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। 6,000 का इंटरेस्ट है, 4,800 आपको रिसीव्ड हुआ है, 1,200 नॉट रिसीव्ड। अभी वर्किंग के अंदर आपकी सारी एंट्री आ जाएगी। आपकी जो पहली एंट्री होती है इस मेथड के अंदर वो होती है मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंड। इसमें आपको क्या लिखना है? टोटल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कि भाई कितना इंटरेस्ट बाकी था। आप देख सकते हो टोटल आउटस्टैंडिंग था हमारा 6,000। तो ये होगी आपकी एंट्री नंबर 1। फिर उन्होंने लिखा है कि भाई कितना पैसा मिला मर्चेंट से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट, जो भी मर्चेंट हमें पैसा देगा। तो अभी हमने देखा था कि टोटल 68,800 हमको मिला, तो ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री की अमाउंट। थर्ड एंट्री होती है कि कितना पैसा डूब गया, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेड डेट्स कितना है मेरा? 16,000। ये होगी मेरी एंट्री नंबर 3 की अमाउंट। फोर्थ एंट्री में होता है सस्पेंस टू इंटरेस्ट एंड मर्चेंट। जो ऊपर सस्पेंस आपका क्रेडिट होता है वही वापस यहाँ पे डेबिट हो जाता है। आउट ऑफ दैट जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो इंटरेस्ट अकाउंट में जाता है, और जो नहीं मिला है वो मर्चेंट अकाउंट में जाता है। ये दोनों है आपके एंट्री नंबर 4 की अमाउंट। और फिर जो इंटरेस्ट आपको मिला है 4,800 रुपीज वाला, ये आपको एंट्री नंबर 5 में कहाँ ट्रांसफर कर देना है? P&L अकाउंट।
सो अगर वर्किंग ढंग से की तो सारी एंट्रियों की अमाउंट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। चलिए हम यहाँ पे एक बार एंट्री में अमाउंट डाल देते हैं। मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 6000, कितना रोकड़ा मिला 68,800 का। बैड डेट्स कितना हुआ कि भाई 16,000 का। इंटरेस्ट सस्पेंस कितना था 6,000। आउट ऑफ दैट रिसीव कितना हुआ 4800। कितना रिसीव नहीं हुआ 1200। अब जो हमें रिसीव हुआ है वो कौन से अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, पी एंड एल। एकदम सिंपल। इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट आपको सिंपली एक वर्किंग करनी है। वर्किंग के अंदर आपको सारी अमाउंट डाल देनी है। प्रिंसिपल कितना, इंटरेस्ट कितना, टोटल कितना। उस टोटल में से आपको रिसीव कितना हुआ। अगर परसेंटेज दिए है तो आप परसेंटेज करके ये अमाउंट फाइंड आउट करोगे। परसेंटेज नहीं दिए है तो आपको ये वाली अमाउंट दी हुई होगी, तो उससे आपको परसेंटेज ढूंढ लेने के। वही परसेंटेज आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में इंप्लीमेंट करने हैं। आपको प्रिंसिपल में से कितना मिला, इंटरेस्ट में से कितना मिला, मतलब बाइफर्केशन हो जाएगा। और 80,000 में से 64 जो प्रिंसिपल में से जो अमाउंट नहीं मिलती है उसको कहते हैं हम बैड डेट्स। और अकॉर्डिंगली आपके सारी एंट्रियों की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको लेजर अकाउंट तो बनाना आता ही होगा। चलिए एक बार क्विकली मैं आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पे कस्टमर का नाम था फिलिप, जो बेसिकली हमने हमारी एंट्री में मर्चेंट करके लिखा है। फिर एक उन्होंने बोला है कि भाई इंटरेस्ट सस्पेंस का अकाउंट बनाओ, और एक उन्होंने बोला है कि भाई इंटरेस्ट का अकाउंट बनाओ। चलिए, फिलिप का लोन कितना था, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम लिख लेंगे उसका 80,000 रुपीज का हमने उसको लोन दिया हुआ था। अब आपको सिर्फ जनरल एंट्री की लेजर इफेक्ट देनी है। पहली एंट्री में आप देखो फिलिप का अकाउंट डेबिट हुआ है, मर्चेंट जो लिखा है दैट इज फिलिप, तो फिलिप के अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट सस्पेंस 6,000, और इंटरेस्ट सस्पेंस के अकाउंट में क्रेडिट साइड फिलिप 6,000। दूसरी एंट्री हमारी कैश टू मर्चेंट, मतलब मर्चेंट कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश 68,800। थर्ड एंट्री में भी आप देखो बैड डेट्स टू मर्चेंट की एंट्री हुई है, तो मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट साइड बैड डेट्स 16,000। फोर्थ एंट्री में इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट हुआ है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस के घर में जाएंगे डेबिट साइड टू इंटरेस्ट 4800, टू मर्चेंट 1200। अब इनके अकाउंट में दूसरी इफेक्ट, मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट सस्पेंस 1200, और इंटरेस्ट के अकाउंट में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट सस्पेंस 4800। ठीक है, अब अगर आप मर्चेंट का अकाउंट देखोगे तो ये टैली हो जाएगा, दोनों तरफ का टोटल आपका 86,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट सस्पेंस भी आपका टैली हो रहा है, दोनों तरफ का टोटल आपका 6,000 हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट अकाउंट है उसको ट्रांसफर कर देना है आपको कौन से अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट। क्लियर, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड, इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। दूसरी मेथड जो आपके बैंक में पूछी जाती है दैट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। चलिए, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्या होता है तो पहले वो समझ लेते हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का मतलब होता है कि बैंक के पास जब बिल आता है और बैंक उसको डिस्काउंट करवाती है, तो अभी तक हमने देखा था डिस्काउंट वो खर्चा होता है, लेकिन यहाँ पे बैंक के लिए वो जो डिस्काउंट है वो क्या हो जाएगी, इनकम। अब ये जो डिस्काउंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिल आया था 1 जनवरी 2024 को, और उसकी मैच्योरिटी डेट आ रही है फॉर एग्जाम्पल 30 अप्रैल 2024 को। ठीक है, 4 मंथ का ये बिल था। अब इसके बीच में हमारी बैलेंस शीट की डेट आ जाती है 31 मार्च 2024। ओके, तो यहाँ पे मेरा ईयर एंड हो जाता है। अब जब मेरे पास बिल आता है 1/1/24 को, तो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का एक बिल आया था जिसपे मैंने डिस्काउंट चार्ज किया है 400 रुपीज का। मतलब बैंक को इनकम कितने रुपए की हुई, 400 की। 1 जनवरी को ही उनको 400 रुपीज की इनकम हो गई। अब ये इनकम कितने महीने के लिए थी, 4 मंथ के लिए। अगर 4 मंथ का मैं बाइफर्केशन करूं तो बिल की डेट से बैलेंस शीट की डेट तक 3 मंथ हो रहे हैं, और बैलेंस शीट की डेट से मैच्योरिटी डेट तक 1 मंथ हो रहा है। मतलब ये 1 मंथ तो नेक्स्ट ईयर में फॉल हो रहा है, लेकिन इसका पैसा भी आपको तो करंट ईयर में मिल गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बाइफरकेट करेंगे। 400 को 3:1 में अगर मैं बांटूंगा तो यहाँ पे आएगा 300 और यहाँ पे आ जाएगा 100। ये 300 तो आपके करंट ईयर की इनकम है, ये तो परफेक्ट है, लेकिन ये जो 100 जो है वो कौन से ईयर से बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर से। लेकिन आपको मिला कब, ये करंट ईयर में ही आपको 400 रुपये मिल गए थे 1 तारीख को, लेकिन उसमें से 100 रुपीज नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं
प्री रिसीव्ड इनकम, जैसे प्रीपेड और प्री रिसीव्ड का ट्रीटमेंट करते थे वही ट्रीटमेंट इसका होता है। सो जो जब बैंक टोटल इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेगी कि भाई टोटल डिस्काउंट 400 मिला, उसमें से बैंक ये प्री रिसीव्ड, जिसको हम बैंक की लैंग्वेज में कहेंगे आरओबीडी, वो माइनस कर देगी और करंट ईयर में रिकॉर्डिंग कितनी करेगी बैंक, 300 की। ठीक है, और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पड़ा रहेगा आपका, क्योंकि 100 रुपीज जो है वो आपके लिए लाइबिलिटी होगी, आपकी प्री रिसीव्ड इनकम है जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है। तो ध्यान रखना है, ये जो नेक्स्ट ईयर से अमाउंट बिलोंग कर रही है उसी को कहा जाता है आरओबीडी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका अपने। कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा के, कि टोटल बिल डिस्काउंट 980 का आया, पिछले साल का रिबेट पड़ा है 14,000, मतलब ये पिछले साल का प्री रिसीव्ड हुआ। टोटल इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 75 का, बैड डेट्स हुआ 10,000 का, और अलग अलग डेट पे अलग अलग बिल आए हुए हैं। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहली एंट्री जो हमको करनी है कि जो पिछले साल का रिबेट आया था इसको हमको रिवर्स करना पड़ता है, और उसके रिवर्स करने की एंट्री होती है आरओबीडी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट 14,000। ठीक है, हमें पता है कि प्री रिसीव्ड जो होता है वो करंट ईयर में माइनस होता है, लेकिन यही चीज नेक्स्ट ईयर में प्री रिसीव्ड जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सेम जैसे प्रीपेड में होता था, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस। इसलिए सबसे पहले हमको उसको प्लस करने वाली एंट्री करनी है, प्रीवियस ईयर की अमाउंट डालनी है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। फिर करंट ईयर का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना है वो आपको ढूंढ लेना है, और नेट अमाउंट जो आपके इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की है वो कहाँ ट्रांसफर कर देनी है आपको, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। तो चलो, हमारे पास बहुत सारे बिल है, उसकी एक वर्किंग कर देते हैं। पहला बिल जो है वो आपका 6 मार्च 11 को आया है, दूसरा बिल आपका 14 मार्च 11 का है, तीसरा बिल आपका 26 मार्च 11 का है, चौथा बिल आपका 10 अप्रैल 2011 का है। बिल की अमाउंट हमको दी हुई है, बिल के रेट दिए हुए हैं। हमारी बैलेंस शीट की डेट है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से ऊपर का जो भी टाइम पीरियड है उसका जो भी प्री रिसीव्ड वाला अमाउंट होगा उसी को क्या कहा जाता है, आरओबीडी। अब बट यहाँ पे आप देखो ऑड में डेट्स दी हुई है, सो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन आपको किस में करनी है, डेज में करनी है, मंथ में नहीं करनी है। ठीक है, और डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट की डेट से ड्यू डेट तक के डेज आपको कैलकुलेट करने हैं। तो चलो, फर्स्ट बिल हमारा 6 मार्च का है, बैलेंस शीट की डेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ 31 दिसंबर 2010। चलो, 31 दिसंबर से 6 मार्च तक, जनवरी के 31, फेब्रुवरी के 28, मार्च के 6, टोटल हो जाएंगे 65 डेज। फिर 14 मार्च है, तो जनवरी के 31, फेब्रुवरी के 28, मार्च के 14, सो टोटल हो जाएंगे हमारे 73 डेज। फिर जनवरी के 31, फेब्रुवरी के 28 और मार्च के 26, टोटल हो जाएंगे हमारे 85 डेज। फिर 10 अप्रैल है, जनवरी के 31, फेब्रुवरी के 28, मार्च के 31 एंड अप्रैल के 10, सो टोटल आई थिंक सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 डेज। ये इतने दिनों का अमाउंट आपका प्री रिसीव्ड है जिसे हम आरओबीडी कहते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे बिल की अमाउंट। बिल जो हमारा था, फर्स्ट बिल, उसकी अमाउंट थी 3,65,000। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। पहला बिल 365 का, फिर 250 का, फिर 146 का, फिर 119 का। सबके डिस्काउंट का रेट भी बैंक ने अलग अलग दिया हुआ है, तो सबकी कैलकुलेशन करेंगे अपने। 3,65,000 इंटू 5% इंटू 65 डिवाइड बाय 365, यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी 3250। फिर दूसरा बिल जो है हमारा दैट इज 2,50,000 का है, उस पे डिस्काउंट दिया है 4.5%, उस पे डेज है हमारे 73 डिवाइड बाय 365, तो अमाउंट आई है मेरी 2250। तीसरा बिल जो है वो 1,46,000 का है, डिस्काउंट का रेट है 6%, डेज है मेरे पास 85 डिवाइड बाय 365, हियर यू विल गेट 2040। पॉइंट में आ रहा है तो राउंड फिगर कर देना होता है। लास्ट बिल जो है वो मेरा 1,19,000 का है, उसके ऊपर 7% डिस्काउंट लगता है, 100 डेज के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी 2282। और चारों बिलों का हम क्या कर देंगे, टोटल, चारों बिल का हम टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 9822।
मतलब इतनी अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर की थी जो आपको करंट ईयर में मिल गई है। सो ये नेक्स्ट ईयर वाली अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, आरओबीडी। सो करंट ईयर में 9822 का आरओबीडी हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हमारी सेकंड एंट्री हमको मिल गई, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 9822 टू आरओबीडी 9822। अब हमें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को क्लोज करना है और उसको पी एंड एल में ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, टोटल इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आपको क्वेश्चन में दिया है 75,000 का। तो 75,000 का मेरी इनकम हुई, उसमें मुझे करंट ईयर का आरओबीडी माइनस करना है। करंट ईयर का आरओबीडी 9822 और प्रीवियस ईयर का आरओबीडी में क्या करूंगा, प्लस। दिस इज करंट ईयर, दिस इज प्रीवियस ईयर। जो प्रीपेड का हम ट्रीटमेंट देते थे वही ट्रीटमेंट है। तो नेट अमाउंट आएगी 79,178। चेक कर लेते हैं एक बार, 75,000 माइनस 9822 प्लस 14,000, ये 79,178। इतना अमाउंट जो है वो आपके पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट वाला टॉपिक, जिसमें आपको अलग अलग बिल दिए होंगे। आपको ध्यान रखना है बैलेंस शीट की डेट से ड्यू डेट तक के आपको डेज कैलकुलेट करने हैं और उसके हिसाब से आपको रिबेट कैलकुलेट कर देना है। क्लियर। सो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 था हमारा इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। अब आते हैं बैंक के दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि जो नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस होते हैं उसके ऊपर कितने परसेंटेज बैंक को प्रोविजन करना पड़ता है उन लोन्स के ऊपर। तो एक होता है स्टैंडर्ड एडवांस। देखो इसमें बहुत सारे रेट दिए, आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड एडवांस आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, आपको लेना है 0.40% एग्जाम के लिए। सब स्टैंडर्ड एडवांस उसमें मेंशन नहीं होगा कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, आपको ऑलवेज उसको सिक्योर्ड एक्सपोजर कंसीडर करना है और आपको रेट लेना है 15%। फिर आपके जो डाउटफुल एडवांसेस होते हैं, ठीक है, डाउटफुल में जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पर ऑलवेज होगा 100%, और डाउटफुल का जो सिक्योर्ड है उसमें अप टू 1 में 25, 1 to 3 में 40, और 3 साल से ज्यादा का हो तो 100%। और कोई ऐसी एसेट है जिसपे पैसा मिलने ही वाला नहीं है आपको, तो उसपे भी कितना प्रोविजन करना है, 100%। सो याद रखना है, स्टैंडर्ड में आप लोगे 0.40, सब स्टैंडर्ड में 15, अनसिक्योर्ड डाउटफुल हो तो 100, अनसिक्योर्ड सॉरी सिक्योर्ड पोर्शन डाउटफुल का हो अप टू 1 ईयर 25, 1 to 3 ईयर हो तो 40, 3 साल से ज्यादा के लिए हो तो 100, और लॉस असेट हो तो 100। ठीक है, चलो ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 मार्क में। चलिए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपने। देखो यहाँ पे आपको सब बाइफर्केशन दिया हुआ है कि भाई स्टैंडर्ड कितना 6,000, सब स्टैंडर्ड कितना 4,400। अब देखो स्टैंडर्ड के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो मैंने आपको बोल दिया रेट आपको कितना लेना है, 0.40%। सब स्टैंडर्ड में मेंशन नहीं है कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड, हम तो इसको सिक्योर्ड ही मानेंगे 15%। डाउटफुल में भी मेंशन नहीं है सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, तो हम इसको सिक्योर्ड ही मानेंगे। अप टू 1 ईयर में कितने परसेंट लेना है, 25%। फॉर 2 ईयर में कितना आएगा, 40%। फॉर 3 ईयर में भी कितना आएगा, 40%। 1 to 3 के अंदर 40% था ना, और मोर देन 3 ईयर हो तो कितने परसेंट आता है, 100%। और लॉस वाली असेट हो तो भी कितने परसेंट आता है, 100%। आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे अमाउंट दी हुई है, ठीक है, एनपीए की या फिर एडवांसेस की, उसको आपको प्रोविजन वाले रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो 6,000 इंटू 0.40 करेंगे, अपने 0.40% है, ध्यान रखना। सो 4,400 का 15% करेंगे हम। चलो करो 4,400 इंटू 15%, तो आएगा 660। फिर डाउटफुल 1,800 का 25%, 450 1,200 का 40%, 480 800 का 40%, 320 600 का 100%, 600 1,600 का 100%, 1,600 टोटल अमाउंट आप कैलकुलेट करो तो इट विल बी रफली 4,134। आपको टोटल प्रोविजन कितने का करना रहेगा, 4,134 का आपको प्रोविजन करना है, राइट। अच्छा ये प्रोविजन कहाँ दिखाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक पी एंड एल की स्टेटमेंट में जाता है, और दूसरी इफेक्ट आपके बैंक के जो फाइनल अकाउंट बनेंगे उसमें शेड्यूल नंबर 5 में फॉल होगा ये। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे पी एंड एल और शेड्यूल 5 वगैरह, बट ये सवाल पूछा जाता है आपकी एग्जाम में। तो आपको रेट्स याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड एडवांसेस का।
चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बैंक ने एक लोन दिया है 5 लाख रुपए का और तारीख दी है 31 दिसंबर 2020। इंटरेस्ट उस पर बैंक लगा रही है 16%। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, हर 3 3 महीने से इंटरेस्ट लगेगा। सामने सिक्योरिटी दी है 7,000 रुपीज शेयर, सॉरी 7,000 शेयर्स की, जिसकी फेस वैल्यू 100 है, और उसको खरीदा कितने में, 90 में। कोई रीपेमेंट नहीं हुआ है 31 मार्च 2022 तक। देखो लोन 20 में दिया था और 22 तक एक भी रुपया आया नहीं है, और शेयर की प्राइस डिक्लाइन होके कितनी हो गई है, 80 रुपीज। और पूछा है कि भाई इसमें से सिक्योर्ड पोर्शन कितना और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना, जो आप बैलेंस शीट में बाइफरकेट करके बताओगे। क्यों अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि दोनों में प्रोविजन के रेट अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारा जो भी लोन होता है उसका सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन हमको अलग करना होता है। चलिए, तो टोटल लोन अमाउंट कितनी थी हमारे पास, 5 लाख की। इसके ऊपर हमको पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आप देखो ये जो है 31 दिसंबर, कब दिया था ये, 20 को, 31 दिसंबर 20 का लोन है। तो पहला क्वार्टर खत्म कब होगा इसका, फर्स्ट क्वार्टर खत्म होगा 31 मार्च 2021। सेकेंड क्वार्टर खत्म होगा 13 जून 2021। थर्ड क्वार्टर आपका खत्म होगा यहाँ पे 13 सितंबर 2021। फोर्थ क्वार्टर खत्म होता है 31 दिसंबर 2021। एंड फिफ्थ क्वार्टर खत्म होता है हमारा 31 मार्च 2022। कहां तक जाना है तो आपको देख लेना है, क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि भाई कब तक रीपेमेंट नहीं हुआ है, 31 मार्च 2022 तक का, और हमको इसी डेट तक की कैलकुलेशन करनी है। तो वहां तक का टाइम पीरियड लिख लिया, टोटल 5 क्वार्टर हुए। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, तो चलो पहला इंटरेस्ट निकलेगा 5 लाख इंटू 16% इंटू 3/12। तो पहले साल का मतलब पहले क्वार्टर का आपका इंटरेस्ट आ गया 20,000। अब आपको ध्यान रखना है कि ये 20,000 जो है वो ऐड होता जाएगा, क्योंकि कंपाउंडेड है। तो अब 5 लाख की अमाउंट नहीं है, अब कितनी अमाउंट कंसिडर होगी, 520। तो 520 का 16% इंटू 3/12, आपका इंटरेस्ट आएगा 20,800। अब ये 20,800 एक्यूमुलेट हो जाएगा 520 में। सो रिवाइज अमाउंट यहाँ पे हो जाएगी 540,800, 16% इंटू 3/12। तो यहाँ पे आपका राउंड ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 21,632। अब ये अमाउंट भी हम उसमें ऐड कर देंगे, तो 5,62,432 इंटू 16% इंटू 3/12। तो हमारा आंसर आएगा 22,497 का इंटरेस्ट। और ये अमाउंट वापस उसमें हम ऐड कर देंगे, तो 5,849 कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, 5,62,432 प्लस 22,497, 5,84,929 इंटू 16% इंटू 3/12। तो हमारा आंसर आएगा 23,397। तो इतना सारा इंटरेस्ट जो है वो भी पेमेंट आना बाकी है, टोटल करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 1,08,326। ये आपका आ गया इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अब देखो टोटल लोन मेरा 5 लाख का था, उसमें इंटरेस्ट मेरा 1,08,326 का बाकी है। सो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज 6,08,326। आउट ऑफ दैट बैंक के पास कुछ शेयर्स पड़े हैं, वो सिक्योर पोर्शन माना जाता है, 7,000 शेयर, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 80 रुपीज है। मतलब इसमें से 5,60,000 आपका क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड पोर्शन, और जो बच गया दैट इज 48,326, इसको कहेंगे हम अनसिक्योर्ड। उन्होंने यही पूछा था सिक्योर्ड कितना अनसिक्योर्ड कितना, तो आपको अलग से लिख लेना है कि भाई सिक्योर्ड में अमाउंट इतनी, अनसिक्योर्ड की अमाउंट इतनी। ठीक है। सो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके इसको बाइफरकेशन करना है। 4 से 6 मार्क में ये सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो इसके अंदर ये जो नोट लिखी है उसको खास ध्यान रखना है कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट होती है उसका इंटरेस्ट कैश पे कैलकुलेट होता है। मतलब जब पैसा मिलेगा तभी रिकॉर्ड होगा। जो आपकी रेगुलर असेट है, परफॉर्मिंग असेट, उसका इंटरेस्ट आपको अक्रूवल बेस पे करना है। मतलब नॉर्मल जो हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं उसी हिसाब से करना है। अक्रूवल मतलब अर्न और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, ऐसा आपने पढ़ा होगा कि जो भी पहले होता है उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग होती है। ऐसा नहीं है कि पैसा मिलेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अर्न भी दिया है, रिसीव्ड भी दिया है। यहाँ पे परफॉर्मिंग असेट भी दी हुई है आपको, और नॉन परफॉर्मिंग असेट भी दी है। हमें पता है कि नॉन परफॉर्मिंग में हमको कैश वाले सिस्टम से जाना है,
और परफॉर्मिंग वाले पे हमको अर्न वाले सिस्टम से जाना है। तो अगर हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 2040 और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 40, 24, 64, 74। ठीक है, तो अब टोटल इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड होगा? तो परफॉर्मिंग में आपको रिकॉर्ड करना है 2040 और नॉन परफॉर्मिंग में आपको रिकॉर्ड करना है 74। इसका टोटल कर देते हैं 2040 प्लस 74। टोटल इंटरेस्ट आपका 2114। ये आप लिखोगे आपके बैंक के शेड्यूल 13 वाली इनकम में। ठीक है कि भाई आपको टोटल इतना इंटरेस्ट शेड्यूल 13 जो है इंटरेस्ट अर्न करके उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। सो याद क्या रखना है, परफॉर्मिंग में अक्रूवल सिस्टम होता है, नॉन परफॉर्मिंग में कैश सिस्टम होता है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, 2 से 4 मार्क में पूछा जाता है ये भी। चलिए एक और टॉपिक है डीआईसीजीसी एंड ईसीजीसी। चलिए डीआईसीजीसी वाला एक टॉपिक जो है वो भी अपने देख लेते हैं। ये इंश्योरेंस कवरेज होता है जो बैंक लेती है अपने लोन पे। डीआईसीजीसी का मतलब होता है, और ईसीजीसी, डीआईजीसी क्या था? डीआईसीसी श्रेयांश, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और ईसीजीसी का मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दीज आर वन काइंड ऑफ लोन, सॉरी लोन के ऊपर ये वन काइंड ऑफ इंश्योरेंस होता है जो बैंक कवर लेता है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इंश्योरेंस कंपनी जब बैंक के लोन पे इंश्योरेंस देती है तो बैंक उसको कैसे ट्रीट करेगा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में। बिकॉज अल्टीमेटली प्रोविजन अपने को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का करना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको पहले डीआईसीजीसी और ईसीजीसी दोनों वाले का अपने करके देख लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे इन्होंने दिया है जो टर्म लोन है वो डीआईसीजीसी का है और एक्सपोर्ट के ऊपर लिया हुआ है ईसीजीसी। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं ये टर्म लोन और ये एक्सपोर्ट वाला। सबसे पहले आपको लिख लेना है टोटल लोन अमाउंट। ये भी टोटल लोन अमाउंट कितनी है? 35 लाख, और यहाँ पे कितनी है? 30 लाख। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने 35 लाख। एक्सपोर्ट में हम लिख लेते हैं 30 लाख। चलो 35 लाख एंड 30 लाख का हमारा लोन था। उसमें सबसे पहले हमको जो हमारी सिक्योर्ड अमाउंट है उसकी जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो हमको माइनस कर देनी है। तो यहाँ पे देखो कुछ सिक्योरिटीज हेल्ड की हुई थी 15 लाख और 10 लाख की। इस 15 लाख में से आपको कितने मिलने वाले हैं? 10 लाख। और 10 लाख में से आपके पास सिक्योरिटी की रियलाइज वैल्यू कितनी है? 8 लाख। तो पहले ये माइनस कर देंगे हम कि चलो इसमें से 10 लाख ये तो सिक्योर्ड है और यहाँ पे 8 लाख आपका सिक्योर्ड है। सो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे हो जाएगी मेरी 25 लाख और यहाँ पे हो जाएगी 22 लाख। ठीक है, अब इसके ऊपर इंश्योरेंस कवरेज लिया जाता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कवर डीआईसीजीसी में उन्होंने बोला है 40% और एक्सपोर्ट वाले में बोला है 50%। तो चलो 25 लाख का अगर हम 40% करेंगे तो 10 लाख, और 22 लाख का 50% करेंगे तब हो जाएगा 11 लाख। ये इंश्योरेंस कवरेज हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 15 लाख और यहाँ पे अपना बचेगा 11 लाख। ये जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आई ये बैंक के लिए अनसिक्योर्ड पोर्शन होगा। ठीक है, सो ये अमाउंट अनसिक्योर्ड वाली हो गई और जो आपको रियलाइज्ड हुई है उसको हम क्या कहेंगे? सिक्योर्ड पोर्शन। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ बाइफर्केशन ही करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिक्योर्ड 10 + 8, टोटल सिक्योर्ड कितना हुआ? 18 लाख। और अनसिक्योर्ड 15 + 11, 26 लाख। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे ये डीआईसीजीसी और ईसीजीसी वाला टॉपिक कंप्लीट अपना। अच्छा, इन्होंने प्रोविजन भी पूछा है कि भाई कितना प्रोविजन करोगे 31 मार्च 2021 को। और ये जो लोन दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट मार्च 2015 से बाकी है। मतलब ये तो डाउटफुल वाले ही है, 2015 से 2021 तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो डाउटफुल वाले में याद करो जो सिक्योर्ड है उसमें मोर देन 3 ईयर होता है तो कितने परसेंट करते हैं? 100%। और अनसिक्योर्ड में तो बाई डिफॉल्ट कितना है? 100%। सो प्रोविजन की अमाउंट यहाँ पे 18 लाख और यहाँ पे आ जाएगी मेरी 26 लाख। तो टोटल प्रोविजन हम करेंगे 44 लाख का। क्लियर? चलिए फिर बैंक के पीएनएल के क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी अपने एक बार देख लेते हैं।
आपको सिर्फ शेड्यूल नंबर याद रखना है कि कौन सी चीज कौन से शेड्यूल में जाएगी, और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास लिस्ट दी हुई है, उसमें हम चेक कर लेते हैं। मैं आपको शेड्यूल नंबर इसमें लिखवा देता हूँ कि कौन सी चीज कौन से शेड्यूल में जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप सारी अमाउंट शेड्यूल में डाल के टोटल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, शेयर कैपिटल पी एंड एल के कोई भी शेड्यूल में नहीं आता है। लोन इंटरेस्ट, बोलो बैंक को लोन पे इंटरेस्ट मिलता है कि बैंक देती है? बैंक को लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, तो शेड्यूल 13। आपको शेड्यूल याद रखने, 13 के अंदर आता है आपका इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम कहाँ जाएगी आपके 13 में। बाकी सारी अदर इनकम आपको कौन से शेड्यूल में डालनी होती है? 14 में। 15 में आते हैं आपके इंटरेस्ट रिलेटेड एक्सपेंस, और बाकी बचे हुए सारे एक्सपेंस आपको कहाँ डालने हैं? 16 में, जिसे कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो लोन इंटरेस्ट इनकम है 13, ओवरड्राफ्ट इनकम है 13, कैश क्रेडिट इनकम है 13, रिपेयरिंग ऑफ असेट हमारा एक्सपेंस है ऑपरेटिंग 16, लॉ चार्जेस 16, एडमिन 16, ऑडिट फीस 16, डायरेक्टर फीस 16, इंटरेस्ट ऑन एफडी बैंक देती है कस्टमर को, तो ये जाएगा 15 में, ये खर्चा हुआ। सेविंग पे भी इंटरेस्ट देती है, खर्चा हुआ। करंट पे भी कई बार मिलता है, तो उसको भी हम खर्चे में डालेंगे। डिस्काउंट जो मिला ये बैंक के लिए इनकम है, इसको हम 13 में डालेंगे। पिछले साल का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, पिछले साल के रिबेट एंड बिल डिस्काउंट को आपको शेड्यूल 13 में माइनस कर देना है, सॉरी प्लस कर देना है। अभी हमने देखा था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट की प्रीवियस ईयर का प्लस होता है और करंट ईयर का माइनस होता है, ये प्रीवियस ईयर की अमाउंट है। फिर पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस दिया है, आपको याद हो तो पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस हम कहां लिखते थे? डायरेक्ट स्टेटमेंट में, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस उसमें ऐड हो जाता था। चलो, बैंक चार्ज एंड कमीशन रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, रिकवर्ड एटले इनकम, बट ये 14 में। सैलरी 16, रेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉल ये बैंक के लिए इनकम होती है, ये लॉकर का भाड़ा है, बैंक को मिलता है 14। रेंट एंड टैक्सेस पेड 16, सन्ड्री एक्सपेंस 16, अदर इनकम या सन्ड्री इनकम 14। ये सारी चीजें आपको शेड्यूल में डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि भाई करंट ईयर का आरओबीडी 10,000 है, तो शेड्यूल 13 जो आप बनाओगे उसमें आपको इसको माइनस कर देना है। करंट ईयर का आरओबीडी उसमें से माइनस हो जाएगा, ऊपर हमने देखा था प्रीवियस ईयर का दिया है वो प्लस हो जाएगा। फिर प्रोविजन हमको दिया हुआ है कि भाई 20,000 का बेड डेट का प्रोविजन करना है, 50,000 का टैक्सेस का। तो आपके पीएनएल का जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर प्रोविजन करके भी लिखा होता है, उसमें आपको कितनी अमाउंट डाल देनी है? 70,000। ठीक है, मैं आपको नॉर्मली एक फॉर्मेट बना के बता देता हूँ कि कैसे फॉर्मेट बनता है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं हमारा शेड्यूल 13 जो था कि भाई इंटरेस्ट अर्न वो 13 में जाती है, फिर उसके बाद अदर इनकम वो 14 में जाता है। फिर हम टोटल करते हैं तो हमको मिलती थी टोटल इनकम। फिर एक्सपेंस की बारी आती है, उसमें हमारा खर्चा आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो 15 में जाता है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो हमारे 16 में जाते हैं, और यहाँ पे जगह होती है हमारे प्रोविजन के लिए। ठीक है, टोटल इनकम हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आप लिखोगे टोटल एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर के प्रॉफिट में आप कौन से ईयर का प्रॉफिट प्लस कर दोगे? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस कर दोगे। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल प्रॉफिट। इस टोटल प्रॉफिट में से सबसे पहले आपको स्टैच्यूरी रिजर्व के लिए पैसा साइड में रखना है, और एज पर दी आरबीआई नॉर्म्स 25%, बट ये 25% कौन सा लेना है आपको? करंट ईयर के प्रॉफिट का लेना है, टोटल का नहीं लेना है। और उसके बाद अगर और कोई अप्रोप्रिएशन है, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड 10%, प्रपोज डिविडेंड शेयर कैपिटल पे होता है। शेयर कैपिटल कितनी दी हुई है अपने को? 80 लाख, 80 लाख का अपने को 10% करना है, तो प्रपोज डिविडेंड 10% करेंगे, वो भी माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 8 लाख। तो स्टैच्यूरी रिजर्व प्रपोज डिविडेंड दोनों दिए थे, दोनों माइनस कर दो, जो बैलेंस बच गया उसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जाता है ये शेड्यूल नंबर 2 में, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो छोटे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पीएनएल का पूछा जा सकता है, बस आपको याद रखना है कि कौन सी चीज किस में जाती है। स्टैच्यूरी रिजर्व के 25% आपको याद रखने। फिर बैलेंस शीट के बड़े क्वेश्चन पूछने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, इसको फॉर्म ए कहा जाता है बैलेंस शीट का। सिर्फ शेड्यूल नंबर आपको याद रखना है। शेयर कैपिटल 1 में जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस 2 में जाते हैं, सारे डिपॉजिट सेविंग अकाउंट एफडी रिकरिंग करंट अकाउंट सब 3 में जाएंगे। जितना भी बैंक बोरो करता है शेड्यूल 4 में डालना है, और बाकी सारी लाइबिलिटी एंड प्रोविजन आपको डालना है शेड्यूल नंबर 5 में। फिर असेट में बैंक के पास होता है कैश बैलेंस विद आरबीआई, जो पैसा उसके पास है और आरबीआई के पास है जो बैंक का है,
उसको डालते शेड्यूल 6 में। जो पैसा दूसरी बैंकों के पास रखा है हमने, या फिर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, एक दिन या 14 दिन के लिए अगर आपने किसी बैंक को पैसे दिए हैं तो वो आपको डालना शेड्यूल 7 में। बैंक जितने भी इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, कोई इक्विटी मार्केट के अंदर, कहीं पे भी, तो वो सारे की सारी चीजें डालनी है आपको शेड्यूल नंबर 8 में। एडवांसेस, बैंक जितने भी लोन देती है, वेदर इट इज लॉन्ग टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सारे के सारे लोन आपको डालने हैं शेड्यूल नंबर 9 में। फिक्स असेट डालनी है आपको शेड्यूल नंबर 10 में। बैंक के पास दो ही फिक्स असेट होती है, एक फर्नीचर और दूसरा प्रीमाइजेस। और उसके अलावा जितनी भी असेट होगी वो सारी कहां डालेंगे हम, अदर असेट में। और अदर असेट का यहाँ पे शेड्यूल ऊपर नीचे हो गए 11 आता है। और जो कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है, जो अभी तक हुई नहीं है, हो सकती है ना भी होवे, वो आपको कहीं लिखनी नहीं है, फुट नोट के तौर पे आपको शेड्यूल नंबर 12 में डाल देनी है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसमें ज्यादा आपको कुछ पूछेंगे नहीं, आपको खाली नंबर्स याद रखने कि कौन कौन से शेड्यूल में कौन कौन सी चीजें जाती है। क्लियर? तो ये था अपना बैंक का क्विक रिवीजन, सब कुछ इसमें कवर कर लिया, जितनी वैरायटी अपने बुक में दी हुई है वो सब इसके अंदर कवर हो गई। ओके, चलिए, थैंक यू।